मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री। आप लोग को पता है, यू नो वेरी वेल, यू नो हाउ मेनी चैप्टर्स इन योर सिलेबस। you have 16 chapter in your syllabus. The chapter solid state is recently added in your syllabus, and this chapter have acquired 8 to 9 marks in your total marks, 70 marks of the papers. The solid state chapter is very important chapter for you, for your CBSE board exam and also for competitive exam. This chapter is recently added, and you have also provided by me handwritten notes. Already you have. Today we start the discuss according to your notes. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर को, और यही एक तरीका है कि जैसा कि आप लोग जानते हो, इस टाइम और कोई दूसरा माध्यम नहीं है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स के साथ इसको पढ़ते जाइए और इसको समझते जाइए। चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट। अब आप स्टेट के बारे में थोड़ा सा, आपको ये वर्ड आपने सुना भी है, यू नो वेरी वेल, मैटर। व्हाट इज मैटर? तो आप जानते हो, एनीथिंग हैव मास एंड एक्वायर्ड स्पेस। एनीथिंग हैव मास एंड एक्वायर्ड स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 5 स्टेट, you know very well, solid, liquid and gas. बोल सकते हैं हम लोग solid, liquid and gas. And 2 other state is plasma and next is gauze and steam. तो हमको यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना है, लिक्विड और गैस के बारे में भी डिस्कस नहीं करना है। लिक्विड एंड गैस, द लिक्विड एंड गैस आर कवर्ड इन क्लास 11th योर केमिस्ट्री सिलेबस। अब हम लोग को यहाँ पे मेनली क्या बात करना है, सॉलिड के बारे में बात करना है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सॉलिड के बारे में बात करना है। तो सॉलिड क्या है, ये क्या है, इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा सॉलिड के बारे में, तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों? क्योंकि मेजरली हमको इस चैप्टर में कवर क्या करना है, सॉलिड के ही बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस के बारे में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सॉलिड क्या है? तो मैटर की ये एक स्टेट है। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? लिक्विड एंड गैस इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। अब ये वर्ड आप जानते हो बहुत पहले से कि फ्लूइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज हैव टेंडेंसी। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जबकि सॉलिड के केस में क्या है कि ये फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो। अब ये क्यों नहीं फ्लो कर सकते हैं, यही बात हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मींस व्हाट, जब अभी हम लोग पार्टिकल्स बोलेंगे तो पार्टिकल्स आपके नोट्स में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पार्टिकल्स में एटम्स भी आएगा, मॉलिक्यूल्स भी आएगा और आयंस भी आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या करते हैं, मूव नहीं करते। इसके केस में क्या है, लिक्विड और गैस के केस में क्या है, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा इसके कंपेयर में वीक होता है। ठीक है ना। उसके बाद में पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड के केस में बहुत ही कम होता है, जबकि लिक्विड और गैस के बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए लिक्विड और गैस के पास में ये टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई सॉलिड कैन नॉट फ्लो और व्हाई लिक्विड एंड गैस इज फ्लो। एक क्वेश्चन तो इससे बनता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई लिक्विड एंड गैस इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है ना। तो चलो ये हो गया। अब लिक्विड और गैस के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में जो आपका एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर,
चैप्टर फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट था, और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने गैस के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत सारे गैस लॉ को पढ़े थे, आपको याद होगा, रिमेम्बर करने के लिए मैं बता दूं तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, है ना, गे-लुजैक लॉ एंड आइगन गैस इक्वेशन, और उसके बाद में उसका आइगन गैस का डेरिवेशन, मतलब कि गैस के स्टेट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 के 5th चैप्टर में कवर किया हुआ है। और वहीं पे लिक्विड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वेपर प्रेशर पढ़ा था, ये सब चीजें हम लोगों ने लिक्विड के बारे में, सरफेस टेंशन पढ़ा था, विस्कोसिटी पढ़ा था, ये सब चीजें हमने वहां पे कवर की हुई थी। ये चैप्टर के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड के बारे में, क्या है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड के बारे में हमने डिफिनेशन भी लिखी है कि सॉलिड क्या है, तो लिख सकते हो इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच their constituent like atoms, molecule and atoms are arranged very closely। तो ये तो सॉलिड की क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। एंड हेल्ड, और आगे बढ़ा सकते हो, एंड हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटर, ऐसे बोल सकते हैं, आईएमएफ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आईएमएफ दैट मींस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आप इसे, आपके पास में नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ये सब आप जानते हो, बहुत पहले से क्लास 9 में भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है सर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। आप सॉलिड के बारे में आप जानते हो, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द थिंग्स योर अराउंड आर सॉलिड। सॉलिड के बारे में वही प्रॉपर्टी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है कि दे हैव डेफिनिट शेप, दे हैव डेफिनिट शेप। अभी और हमें आगे जाके क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना, दे हैव डेफिनिट शेप, कामा डेफिनिट वॉल्यूम, definite shape, definite volume and definite shape and definite volume, comma definite mass। दूसरी बातें इसमें सॉलिड के बारे में और हम क्या कर सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर, है ना, अभी आपने बोला इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, सॉल्व। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर सॉल्व। और तीसरा क्या है, इसमें जो लिक्विड और गैस से अलग करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये क्या है, दो इंटर, दैट मींस दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। और क्या है, देयर, चौथी प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे बोल दें, यहां पे लिखते हैं देयर constituent particles have fixed position, और नेक्स्ट लिख सकते हैं दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन पे, सॉलिड के केस में क्या होगा कि पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि दे कैन नॉट मूव, ये भी हमने पढ़ा था, अभी आगे बताया हुआ, दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करेंगे, बट दे कैन ऑसिलेट,
दे कैन ऑसिलेट टू देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो ऑसिलेशन, दैट मींस अगर ये पार्टिकल्स है तो ये क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट हो सकता है, थोड़ा सा ऑसिलेट हो सकता है, लेकिन ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद में और भी एक तो प्रॉपर्टी है सॉलिड के बारे में, आप लोग जानते हो, कोई भी सॉलिड चीज आपके हाथ में हो तो देख सकते हो, दे आर इनकम्प्रेसिबल मतलब कि बोल सकते हो दे आर, दैट मीन्स क्या बोल सकते हो, दे आर रिजिड। ये क्या होंगे, रिजिड होंगे, ये कंप्रेस नहीं होंगे आपसे, ये क्या होंगे, रिजिड होंगे, ठीक है ना। अब क्या है उसके बाद में आप जानते हो, अगर आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूछा जाए, डेंसिटी के बारे में पूछा जाए, तो फिर डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की होती है। किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड की। तो दैट मीन्स अदर टू स्टेट से, लिक्विड और गैस से, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब किसी सब्सटेंस की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो क्या है, द मोस्ट स्टेबल स्टेट, ये नोट करके एक पॉइंट हम आपको लिख दे रहे हैं, आप भी सर राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, द मोस्ट स्टेबल स्टेट of a substance at a given set of condition like temperature and pressure depend upon two opposing factors। ये कौन से दो फैक्टर हैं जो किसी सब्सटेंस की स्टेबिलिटी को बताएंगे। दिए हुए कंडीशन पे किसी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस किस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन टू अपोजिंग फैक्टर एंड फर्स्ट इज थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स आपको पता है ना, थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स द एनर्जी एसोसिएट इन द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स द एनर्जी एसोसिएट इन द बॉडी, जो कि बॉडी के मूवमेंट से, पार्टिकल के मूवमेंट से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, थर्मल एनर्जी में की वजह से क्या होगा, दैट मीन्स कीप अपार्ट द पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर भागेंगे, और यही रीजन है कि वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। दूसरा चीज इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर आईएमएफ शॉर्ट में हमने लिख दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स क्या होंगे, पास में होंगे, क्लोज होंगे, दैट मीन्स ये पार्टिकल को क्या करता है, क्लोज करता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर, क्या लिख सकते हो, कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर, सॉरी ये कट हो गया, कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर, ये आपके पास में नोट्स में है, उसमें कोई बात नहीं है, कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, मैं लिख दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल की डिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी, दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहां पे लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। अगर ये बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला आपने माइंड में सेट कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड का केस है, ये डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जितना स्ट्रांग होगा
सब्सटेंस की वही स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। अब हम लोग यहां पे आते हैं नेक्स्ट सॉलिड के बारे में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो फिर हेडिंग कर लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को हमें यहां पे 2-3 तरीके से क्लासिफाई करना है। पहले किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, लिख दे यहां पे आपके पास नोट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इनको क्या करने जा रहे हैं, क्लासीफाई करने जा रहे हैं। दैट मीन्स इनका ऑर्डर क्या होगा, पार्टिकल का ऑर्डर क्या होगा, नेचर ऑफ ऑर्डर, यानी बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट, नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट, यानी पार्टिकल का क्या ऑर्डर होगा, क्या नेचर होगा, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो फिर इसको इस बेस पे 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन है वो, तो देखते हैं इसमें। सॉलिड को ऑर्डर के बेसिस पे, नेचर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे उनके पार्टिकल का ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इसके बिहार पे हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा क्या है, एमॉर्फस, दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें पढ़ना है और एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ना है। हाँ, तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो यहां पे लिख देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ large number of small crystal having a large number of small crystal having a definite characteristic and geometrical shape। क्या है, it consists of a large number of small crystal, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, it consists of a large number of small crystal having a definite characteristic and geometrical shape। अब उसके बाद में ये सब पॉइंट्स हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें क्या अरेंजमेंट होगा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो फिर लिखा हुआ है कि द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑर्डर्ड। ठीक है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एक ऑर्डर्ड मैनर में क्या होंगे, अरेंज होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये सब पॉइंट अभी इसी पॉइंट से हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस देयर इज ए regular pattern of arrangement। और एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होने की वजह से जो है ये क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स विच रिपीट्स, अगर हम इनको रिपीट करें, विच रिपीट्स पीरियोडिकली, एक मैनर में अगर ये रिपीट होंगे पीरियोडिकली
over the entire crystal, over the entire crystal। नोट्स के लिए नहीं परेशान होना है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी जा चुका है, हैंड रिटन नोट्स। इसके लिए आपको ये होता है कि नोट्स नहीं है। अब जो पॉइंट यहां पे क्या है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या है, it has long range order। If this order is arranged in regular manner, then they form crystal lattices। अभी क्रिस्टल लैटिस की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो फर्स्ट क्या है, NaCl ले सकते हो, आप सुक्रोज ले सकते हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, आर आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें और भी पॉइंट्स क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी और है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, क्लियर होगा, क्लियर मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। एंड आइसोट्रोपिक, ये दो वर्ड इसको ब्रेक करिए आप। एंड आइसो, आइसो मीन्स होता है क्या, सेम, लेकिन यहां पे क्या लग गया है, एंड। दैट मीन्स कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आप बहुत अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम कवर भी करेंगे इसको। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी क्या है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। जब आप इस प्रॉपर्टी को मेजर करने जाओगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास में यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ये शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या है, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को